नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस थिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर पल को समाज और देश के नाम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। हाल ही में हमें ये दुखद खबर मिली कि रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन सिर्फ एक उद्योगपति के जाने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक युग के अंत का प्रतीक है। रतन टाटा जी ने न सिर्फ अपने व्यापारिक कौशल से टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि समाज सेवा में भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज हम उनकी जीवन यात्रा, उनके आदर्श और उनके समाज के प्रति योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रतन टाटा जी कौन थे, उनका जीवन कैसा रहा और कैसे वो हम सब के लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था। वो एक संपन्न टाटा परिवार से थे, जिसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानों में से एक माना जाता है। लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनके लिए ये समय बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपने अंदर समेट लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी दादी नवजबाई टाटा ने उन्हें पाला और रतन टाटा ने अपनी दादी के अनुशासन और सादगी की महत्वपूर्णता सीख ली। रतन टाटा का बचपन हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उनका सामना करना आना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी इसी मानसिकता ने उन्हें आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनाया। रतन टाटा का प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में दाखिला लिया। पढ़ाई के प्रति उनका हमेशा गहरा लगाव था और उन्होंने अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को आगे ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा को गंभीरता से लिया। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद रतन टाटा ने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका का रुख किया। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। विदेश में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा ने देखा कि दुनिया कैसे काम करती है। उन्होंने देखा कि कैसे तकनीक और व्यवसाय में बदलाव लाए जा सकते हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा अपने देश के लिए कुछ करने का सपना था। इसीलिए जब उनके पास विदेश में अच्छे नौकरी के मौके थे, तब भी उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया। 1962 में रतन टाटा जी भारत लौटे और टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। हालांकि वे टाटा परिवार से थे, लेकिन उन्होंने किसी भी विशेष पद से काम शुरू नहीं किया। उन्होंने टाटा स्टील में सबसे निचले स्तर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ काम करना और ब्लास्ट फर्नेस के पास कठिन परिस्थितियों में समय बिताना सीखा। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था। उन्होंने न केवल व्यवसाय के तकनीक पहलुओं को समझा, बल्कि ये भी सीखा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये अनुभव उनकी नेतृत्व क्षमता को आकार देने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। रतन टाटा जी हमेशा इस बात में विश्वास रखते थे कि एक अच्छे लीडर को अपने कर्मचारियों की समस्याओं को समझने के लिए उनके साथ काम करना चाहिए। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह समय भारतीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। देश में आर्थिक सुधार शुरू हो रहे थे और टाटा ग्रुप को एक नए ऊर्जावान और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता थी। रतन टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी दूरदर्शिता से टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके मार्गदर्शन में टाटा ग्रुप ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टाटा ग्रुप को तकनीकी दृष्टि से उन्नत बनाने पर जोर दिया। उनके द्वारा लिए गए फैसलों ने टाटा ग्रुप को न सिर्फ सफल कंपनी बनाया, बल्कि इसे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित ब्रांड भी बनाया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखा। वे केवल मुनाफे के पीछे नहीं भागे, बल्कि उन्होंने समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा।
रतन टाटा का नेतृत्व टाटा ग्रुप के लिए एक स्वर्णिम युग लेकर आया। रतन टाटा जी का हमेशा से एक सपना था कि भारत का हर आदमी अपनी कार चला सके। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया था जो मोटरसाइकिल चलाते थे और कार खरीदने का सपना देखते थे। टाटा नैनो का विचार बहुत सरल था, एक ऐसी कार जो हर भारतीय के बजट में हो। हालांकि व्यवसायिक रूप से टाटा नैनो उतनी सफल नहीं रही, लेकिन इस परियोजना ने ये दिखाया कि रतन टाटा का दिल हमेशा समाज के उस वर्ग के लिए धड़कता था जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद था। उनका ये कदम दिखाता है कि वो सिर्फ एक व्यवसायी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचते थे। टाटा नैनो भले ही बाजार में सफल ना हो, लेकिन इसने रतन टाटा जी की सोच और समाज के प्रति उनकी भावना को जाहिर किया। रतन टाटा जी के मार्गदर्शन में टाटा ग्रुप ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिनमें सबसे प्रमुख कोरस, जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बड़ा क्षण था। इसके बाद 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन के जैगुआर और लैंड रोवर कंपनियों को भी अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और ये साबित किया कि एक भारतीय कंपनी भी दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में अपनी जगह बना सकती है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक रेप्यूटेड कंपनी बना दिया। ये उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि उन्होंने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। रतन टाटा जी सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक महान समाज सेवी भी थे। उन्होंने हमेशा समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने कई स्कूल, अस्पताल और रिसर्च सेंटर स्थापित किए ताकि देश के जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा मिल सके। उनके द्वारा किए गए समाज सेवा के कामों ने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। रतन टाटा का मानना था कि अगर एक कंपनी समाज की भलाई के लिए काम नहीं करती तो उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने व्यापार को समाज की भलाई से जोड़ा और यही वजह है कि वो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। रतन टाटा जी का जीवन सादगी, ईमानदारी और समाज सेवा के मूल्यों पर आधारित था। उनके लिए व्यापार का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि समाज की भलाई करना भी था। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था कि चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, आपको हमेशा विनम्र और सच्चा रहना चाहिए। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्ची सफलता सिर्फ दौलत या शोहरत में ही नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में भी होती है। उनके आदर्श और मूल्य आज के युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ। उनके निधन से पूरे देश और दुनिया को एक गहरा सदमा लगा है। उनका जाना एक युग के अंत जैसा है। उनका योगदान और उनकी सोच आज भी जीवित हैं और वो हमेशा हम सबको इंस्पायर करते रहेंगी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का असली मतलब समाज के लिए कुछ करना होता है। रतन टाटा जी की विरासत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। रतन टाटा जी का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है। उन्होंने अपने काम, आदर्श और समाज सेवा से हमें ये सिखाया है कि जीवन में सच्ची सफलता वही है जो लोगों की भलाई में है। उनके निधन से जो खालीपन आया है उसे भरना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके आदर्श हमें हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको रतन टाटा जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।